बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी प्रोटीन पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोटीन पे कई दफा मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द प्रोटीन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। बाज़ दफा इस पे आ जाता है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। स्पेशली उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये आ जाते हैं। या फिर बाज़ दफा स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये हमारे 3 दिन के टॉपिक हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको 3 लेक्चर्स में वाइंड अप करें। हमारा प्रोटीन जो है वो एक कम्प्लेक्स टॉपिक है और इंतहाई आसान है। बिल्कुल भी आप लोगों ने कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना। और अगर आप ये लेक्चर हमारे पॉजिटिवली सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये आपके जो प्रोटीन के हवाले से जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर होंगे। तो आइए जी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय प्रोटीन। अगर हम इसकी डिफाइन करें तो डिफाइन मैंने स्टूडेंट यहाँ पे एक सिंपल से वर्डिंग में लिखी हुई है, द प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। व्हाट इज मेंट बाय द पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब स्टूडेंट ये है कि आपकी जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी लंबी चेन या बहुत सारे अमीनो एसिड्स के मिलने से हमारी प्रोटीन बनती है। क्लियर है? तो ये आपने याद रखना है। और इसमें दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। इस तरह भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ये अमीनो एसिड की लंबी चेन या फिर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, जिस तरह भी आपको इजी लगे। आपने माइंड में सिर्फ इतना रखना है कि प्रोटीन दरअसल खुद कुछ नहीं है, अमीनो एसिड की लंबी चेन बनती है, तब जाकर हम उसको नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट हम लोग ये देखते हैं कि प्रोटीन कैसा मॉलिक्यूल है। क्या ये ऑर्गेनिक इन नेचर है या फिर इनऑर्गेनिक इन नेचर है। स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रोटीन जो है ये हमेशा ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इंट्रोडक्टरी अपने बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 के अंदर, कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें कार्बन भी मौजूद हो और साथ हाइड्रोजन भी मौजूद हो। तो प्रोटीन स्टूडेंट याद रखिएगा ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर यहां पे क्वेश्चन आ जाए फॉर एग्जांपल कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द नेचर, अगर वो वर्ड इनऑर्गेनिक यूज करे तो फिर आप किस पे टिक करेंगे। और 4 ऑप्शन आपको दे दे कि लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वाटर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर यहां पे वर्ड मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक आ जाए, यहां पे वर्ड जहां पे मैंने ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, यहां पे अगर वर्ड इनऑर्गेनिक आ जाए तो इसका मतलब ये कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपका वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक है और ये मोस्ट अबंडेंट है। क्लियर? अगर एमसीक्यूज में वर्ड इनऑर्गेनिक आ जाए तो आप वाटर को सिलेक्ट करेंगे। अगर एमसीक्यूज में वर्ड आ जाए मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड तो फिर आप स्टूडेंट किसको सिलेक्ट कर लेंगे? फिर आपकी प्रोटीन जो है ये मोस्ट अबंडेंट होती है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। हमारी प्रोटीन किसी भी सेल के अंदर ओवरऑल अगर हम किसी भी सेल का 100% वेट काउंट करें तो याद रखिएगा उसमें 50% आपको क्या नजर आती है ड्राई वेट के हिसाब से, कि हम उसमें से वाटर या जो भी उसकी लिक्विडिटी है हम उसको खत्म कर दें। तो जस्ट उसका ड्राई वेट हम लोग देखें तो ड्राई वेट के लिहाज से हमारी प्रोटीन कितने परसेंट है, ये किसी भी सेल के अंदर 50% पाई जाती है। ये आपका एमसीक्यूज है। उसके बाद स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि हमारी जितनी भी प्रोटीन्स हैं उसमें से कौन कौन से उनमें मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से एटम आपको नजर आएंगे। उसमें कार्बन मौजूद होगी, याद रखिएगा, हाइड्रोजन मौजूद होगी, ऑक्सीजन मौजूद होगी और साथ हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। और इन सब में से याद रखिएगा स्टूडेंट, जो हमारे पास नाइट्रोजन है दैट इज नोन एज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रोटीन। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि प्रोटीन का जो बेसिक एलिमेंट है दरअसल वो कौन सा काउंट होता है, वो दरअसल हमारी नाइट्रोजन है। तो ये इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से था कि प्रोटीन की डिफाइन क्या है, क्या ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या इनऑर्गेनिक है, क्या ये अबंडेंट है या नहीं है, ये हमारे ड्राई वेट ऑफ द सेल के लिहाज से कितने परसेंट है। और चौथा पॉइंट, प्रोटीन में कौन कौन से एटम जो है वो पाए जाते हैं, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और उसके साथ साथ नाइट्रोजन है। और इन 4 में से फिर बेसिक एलिमेंट कौन सा है, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपको बताया कि नाइट्रोजन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रोटीन। क्लियर है यहां तक? उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, कि हमें प्रोटीन का फायदा क्या है, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इससे क्या मिलने वाला है। स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रोटीन जो है सबसे पहला पॉइंट प्रोवाइड द एनर्जी। जो बेसिक पॉइंट इसका लिखा हुआ है कि आपकी जहां पे कार्बोहाइड्रेट है या जहां पे आपके लिपिड्स हैं या जहां पे आपकी प्रोटीन है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं और ये आपको एनर्जी देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन के बारे से मैंने पॉइंट लिखा है, प्रोटीन भी क्या करती है स्टूडेंट, ये भी एनर्जी दे रही है। और अगर हम लोग 1 ग्राम ले लें यहाँ पे प्रोटीन का, तो 1 ग्राम प्रोटीन के मॉलिक्यूल को से टूटने से हमारे पास कितनी एनर्जी आती है, 4.3 किलो कैलोरी। अब इसी तरह हम लोग अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ले लें तो हमारे पास कितनी एनर्जी आएगी। स्टूडेंट याद रखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के टूटने से भी हमारे पास 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसी तरह 1 ग्राम अगर प्रोटीन का है तो उससे भी आपके पास 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर वही 1 ग्राम हम लोग लिपिड का ले लें
तो लिपिड स्टोर द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड में से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके अंदर है। अगर हम लोग इन सब की इक्वल अमाउंट लें तो हमारे पास जो लिपिड्स हैं अगर हम उनको तोड़ें तो उनमें हमेशा क्या होती है, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। इंशाल्लाह लिपिड वाला टॉपिक में आपको ये क्लियर करवा दूंगा कि व्हाई द लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट हमने बताया कि प्रोटीन से हमें क्या मिल रही है, आपके सेल को, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और कितनी मिलती है जी, 1 ग्राम अगर हम लोग प्रोटीन को तोड़ें तो उससे आपको 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे हाईलाइट किया हुआ है कि प्रोटीन जो है ये बतौर बिल्डिंग ब्लॉक या बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे हमारे पास यूज होती है। व्हाट इज मेंट बाय बिल्डिंग मटेरियल? बिल्डिंग मटेरियल से मुराद ये है कि आपकी सेल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, स्पेशली स्टूडेंट आपने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक के अंदर, मैंने आपको बताया कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें 60 to 80% आपके पास क्या मौजूद होती है, वो प्रोटीन मौजूद होती है और 20 to 40% वहां पर क्या मौजूद होते हैं, वो लिपिड होते हैं। तो दरअसल जितने भी आपके बिल्डिंग मटेरियल है उनको बनाने में भी आपकी प्रोटीन का कहीं ना कहीं भी आपको रोल जो है वो नजर आता है। उसके बाद स्टूडेंट हम तीसरी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि आपकी जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनमें से कुछ प्रोटीन स्टूडेंट याद रखिएगा बतौर एंजाइम वर्क करती है। अब एंजाइम वाला चैप्टर जो है हमारे सर जो है फैसल साहब वो रिकॉर्ड आपको करवा चुके हैं और उन्होंने एंजाइम की प्रॉपर डिफाइन और एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। स्टूडेंट याद रखिएगा एंजाइम जो है दीज आर द बायोकैटलिस्ट व्हिच कैन स्पीड अप द एनी टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपने याद रखना है कि किसी भी जिंदा जानदार की बॉडी के अंदर जो प्रोटीन जो है बतौर एक्सेलरेटर वर्क कर रही है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए या एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत को कम करने के लिए जो प्रोटीन हमारे यूज हो रहे हैं हम उनको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड एंजाइम। क्लियर है। तो एंजाइम भी दरअसल क्या होती है स्टूडेंट याद रखिएगा, ये प्रोटीन इन नेचर होती है और एंजाइम सारे के सारे हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो ये बात आपने चैप्टर नंबर एंजाइम वाले चैप्टर में सर फैसल के लेक्चर में आपने जरूर सुनी होगी। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोटीन जो है बतौर हार्मोन वर्क करती है, हार्मोन के तौर पे ये जो है काम करती है। और हार्मोन के हवाले से आप जानते हैं कि हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर उनकी सिक्रीशंस हैं और ये हार्मोन जो है हमेशा ये किसी भी टारगेट सेल पे जो है वो जाकर वर्क करते हैं। और हार्मोन का काम क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्क एज ए रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब ये कि किसी भी मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये बाकायदा बनाने में, उसको रेगुलेट करने में, किसी भी चीज के लेवल को ना तो हद से ज्यादा ये बढ़ने देते हैं ना ही ये कम होने देते हैं। तो ये काम होते हैं हमारे हार्मोन्स का। और हार्मोन भी स्टूडेंट याद रखिएगा ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम कुछ प्रोटीन्स की यहाँ पे बात करते हैं जिनमें मैंने एग्जांपल लिए हीमोग्लोबिन की, एग्जांपल मैंने लिए इंसुलिन की, एग्जांपल मैंने लिए एक्टिन और मायोसिन की, उसके बाद मैंने एग्जांपल लिए मायोग्लोबिन प्रोटीन की, उसके बाद मैंने एग्जांपल लिए ट्यूबुलाइन प्रोटीन की। तो वन बाय वन इनका काम देखते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा हमारे पास जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है आप सब बखूबी वाकिफ हैं इस बात से कि इट इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज, ये हमारे रेड ब्लड सेल में मौजूद होती है। और हीमोग्लोबिन जो याद रखिएगा दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी के तमाम टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करने वाली जो प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। और स्टूडेंट हीमोग्लोबिन एक क्या होती है, ये प्रोटीन इन नेचर है। उसके बाद हम बात करते हैं इंसुलिन की। स्टूडेंट याद रखिएगा इंसुलिन जो है ये आपके पेंक्रियाज के बीटा सेल से पैदा होने वाला एक हार्मोन है, ये एक प्रोटीन है। और इस प्रोटीन का काम क्या है कि ये आपके खून के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ते हुए ग्लूकोज के लेवल को ये कम करती है। तो यहाँ पे आपने इंसुलिन का वर्क भी अपने माइंड में रखना है कि इंसुलिन किस काम के लिए यूज हो रही है। इंसुलिन का काम है खून में बढ़ते हुए ग्लूकोज के लेवल को कम करके नॉर्मल पिलाना। तो ये आपने इसके हवाले से याद रखना। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं अपनी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की। एक्टिन और मायोसिन याद रखिएगा ये वो प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी के मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने में मदद देती है। तो these are the protein which are used in the contraction and relaxation of the muscle। तो ये हमारी बॉडी के मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पैदा करवाने वाली जो प्रोटीन है उनमें एक एक्टिन होती है और दूसरी क्या होती है, मायोसिन। इनके साथ और भी प्रोटीन होती है जिसमें ट्रोपोमायोसिन है या फिर ट्रोपोनिन है, वो भी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे मेजर मैंने लिखी है एक्टिन और मायोसिन जो कि मसल कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं मायोग्लोबिन प्रोटीन की। स्टूडेंट याद रखिएगा कि मायोग्लोबिन ये आपके मसल्स में मौजूद एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को मसल्स के अंदर क्या करती है, ऑक्सीजन को स्टोर करती है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है।
हीमोग्लोबिन जो है बॉडी के तमाम टिश्यूज तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, लेकिन जो मायोग्लोबिन है ये क्या करती है, मसल के अंदर मौजूद प्रोटीन है और इसका काम होता है ऑक्सीजन को अपने अंदर अपने पास जो है वो स्टोर करके रखना। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में मौजूद इन्वॉल्व प्रोटीन है, उनमें ट्यूबुलाइन प्रोटीन है जो कि आपके क्रोमोसोम में जो आपके स्पिंडल फाइबर है स्पेशली उनको बनाने में और क्रोमोसोम की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं सेल के अंदर। तो दीज आर द ट्यूबुलाइन प्रोटीन। तो ये डिफरेंट प्रोटीन्स के हवाले से स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपको हॉर्नो दी है। और एक प्रोटीन यहाँ पे और रहेगी दैट इज नोन एज द एंटीबॉडीज। ये भी आपने इसके हवाले से भी याद रखना है। एंटीबॉडीज स्टूडेंट याद रखिएगा आपकी वो प्रोटीन है विच आर नोन एज द डिफेंसिव प्रोटीन, जो आपकी बॉडी के अंदर आपका दिफाई सिस्टम या आपकी बॉडी को डिफेंस देने में जो है वो रोल प्ले करती है। तो ये 4-5 पॉइंट मैंने किसके हवाले से बताया, प्रोटीन के हवाले से। देखिए मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंस में आपने क्या बताना है। इंपॉर्टेंस में आपने ये बताना है कि प्रोटीन हमें एनर्जी देती है, उसके बाद प्रोटीन बतौर बिल्डिंग मटेरियल यूज होती है, उसके बाद प्रोटीन बतौर एंजाइम के तौर पे यूज हो रहे हैं, प्रोटीन बतौर एंटीबॉडीज यूज हो रही हैं, उसके बाद प्रोटीन बतौर हार्मोन यूज हो रही है। प्रोटीन में हीमोग्लोबिन का अपना रोल बताना है, इंसुलिन का अपना रोल बताना है, एक्टिन मायोसिन का अपना रोल बताना है, मायोग्लोबिन प्रोटीन का अपना रोल बताना है, ट्यूबुलाइन प्रोटीन का अपना रोल बताना है। इस तरह और भी बहुत सारी प्रोटीन हैं जिनका रोल जो है मे भी आपकी बुक में 1-2 का एक्स्ट्रा लिखा हो, तो आपने उनको इस तरह से कवर कर लेना है। क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग तब जाके प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं जब तक हमें इसके बेसिक जो यूनिट है जिसको हम अमाइनो एसिड का नाम देते हैं उसके हवाले से हमें नहीं पता होगा। तो आइए जी चलते हैं, हम इसके बेसिक यूनिट की बात करते हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं अमीनो एसिड या इसको हम अमाइनो एसिड पढ़ते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं जी अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड क्या है। याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड द सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। ये हमारे पास प्रोटीन्स के सब यूनिट होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सब यूनिट, इसका मतलब ये है कि ये अमाइनो एसिड जो है ये मिलेंगे तब जाके हमारी क्या बनेंगी, तब जाके हमारी प्रोटीन जो है वो बनेगी। उसके बाद आते हैं हम लोग कि हमारे एक सेल के अंदर ओवरऑल अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है। याद रखिएगा स्टूडेंट हमारे सेल के अंदर 170 टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जो है अमाइनो एसिड जो है मौजूद होते हैं, लेकिन सारे के सारे याद रखिएगा प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। यानी 170 डिफरेंट टाइप्स के आपके पास अमाइनो एसिड है एक सेल के अंदर, लेकिन उनमें से तकरीबन 25 जो है दीज आर नोन एज द प्रोटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ये वो अमाइनो एसिड है जिनको हम प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। यानी ये वो अमाइनो एसिड है 25 जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं उन 25 में से जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं विच आर इनकोडेड बाय द डीएनए। ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनको डीएनए कोड करता है कि आप क्या बनाएं, आप प्रोटीन बनाएं। तो ये याद रखना है 170 टोटल है हमारे सेल के अंदर, उनमें से 25 जो है वो प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड कहला सकते हैं, लेकिन उनमें से 20 जो है वो तकरीबन वो आपके अमाइनो एसिड्स होंगे जिनको डीएनए इनकोड करता है कि वो क्या बना दें सेल के लिए, वो प्रोटीन जो है वो बनाए। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चरल फार्मूले में याद रखिएगा, ये मैंने फार्मूला इसका लिखा हुआ है, इसमें 3 आपको डिफरेंट तरह के ग्रुप नजर आएंगे। पहला ग्रुप यहाँ पे NH2 लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज द अमाइनो ग्रुप। ये आप स्टूडेंट याद रखते जाएं। इसमें जो आपके अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है इसमें पहला ग्रुप यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज नोन एज अमाइनो ग्रुप। फार्मूला क्या है NH2। उसके बाद सेंटर में यहाँ पे आपको एक कार्बन नजर आ रही है, इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास है जी अल्फा कार्बन। उसके बाद ये ग्रुप आपको R ग्रुप नजर आ रहा है, इसको नाम देते हैं हम दैट इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। इस ग्रुप को आपने अल्काइल ग्रुप का नाम देना है। और एक ग्रुप स्टूडेंट आपको यहां पे नजर आ रहा है C डबल बॉन्ड OH वाला, ये आपको जो ग्रुप नजर आ रहा है इसको हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज कार्बोक्सिल ग्रुप, या इसको कार्बोक्सिल ग्रुप का हम नाम देते हैं, कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिल ग्रुप। ये हमारे पास ग्रुप है जी। तो ये आपने 3 ग्रुप यहाँ पे देखे। पहला ग्रुप आपने स्टूडेंट अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्या देखा, दैट इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप। उसके बाद आपने सेंट्रल कार्बन देखी, दैट इज नोन एज द अल्फा कार्बन। उसके बाद आपने इसके साथ एक R ग्रुप लगा हुआ देखा, दैट इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। और उसके बाद आपने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH देखा, दैट इज नोन एज द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये आपने इसकी ग्रुपिंग याद रखनी है। और यहाँ पे साथ अल्फा कार्बन की क्या अटैच होती है, हाइड्रोजन अटैच होती है। अब स्टूडेंट अगला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो इससे ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो ये है कि हमारे पास जो किसी भी अमाइनो एसिड में हम अल्काइल ग्रुप देखते हैं दैट इज ऑलवेज वेरिएबल। ये हमेशा चेंज होता है। इस R की जगह पे H आ सकता है, इस R की जगह पे CH आ सकता है, इस R की जगह पे CH2 आ सकता है, या इस R की जगह पे CH3 आ सकता है, या इससे भी ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स अगर फार्मूला है
तो वो इस अल्काइल ग्रुप की जगह पे आ सकता है। तो आर ग्रुप हमेशा वेरिएबल होगा, जिसकी वजह से हमारे अमीनो एसिड का नेम और उसकी नेचर या उसकी जो कंपोजिशन है वो आपको तब्दील होती नजर आएगी। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है या ये जो आपको अमीनो ग्रुप यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो ये आपने दो पॉइंट अलग अलग से माइंड में रखने हैं कि अल्काइल ग्रुप इज अ वेरिएबल बट द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप आर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये आपने एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं अमीनो एसिड की एग्जांपल की, इसी बिहाफ पे कि अगर हम लोग अल्काइल ग्रुप को चेंज करें तो हमारे पास क्या अमीनो एसिड की नेचर चेंज होती है या नहीं होती, इसी बात को एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है और यहाँ पे मैंने दोबारा से वही फार्मूला लिखा है। एक आपके पास अमीनो ग्रुप है, सेंटर में स्टूडेंट देखिए अल्फा कार्बन है, 7 हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे दरअसल आर ग्रुप की जगह पे हमने यहाँ पे क्या अटैच करवा दिया, हमने यहाँ पे एच अटैच करवा दिया और ये आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, ये बिल्कुल वैसे का वैसे आपको नजर आ रहा है। बताने वाली जो बात है स्टूडेंट वो ये है कि अगर इस जनरल फार्मूले के अंदर जहां पे आपको आर नजर आ रहे हैं, इस आर वाली जगह पे अगर हम लोग सिंपली एच अटैच कर दें तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की निशानदेही कर रहा है। हमारा सिंपलेस्ट 3 अमीनो एसिड जो बन जाएगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इट इज नोन एज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। बात दफा ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, तो आप क्या बताएंगे, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अगर उसका फार्मूला आपसे पूछा जाए तो स्टूडेंट फार्मूले में आपने और कुछ भी नहीं करना, जनरल फार्मूला ही अमीनो एसिड का होगा, सिर्फ इस आर की जगह पे आपने क्या लगा देना है, यहाँ पे एच लगा देना है। क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास है ग्लाइसिन। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इस आर की जगह को मजीद चेंज करके देखते हैं। एक और फार्मूला मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, अमीनो ग्रुप वैसे के वैसे लगा दिए, आपके पास अल्फा कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारे पास है जी कार्बोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा मैंने आर की जगह पे क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे CH3 अटैच किया। तो स्टूडेंट जब हमने आर की जगह पे एच लगाया तो फार्मूला एक और अमीनो एसिड का था जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जिसको हम ग्लाइसिन का नाम दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उस H की जगह पे CH3 अटैच करवाया तो मेरे पास अमीनो एसिड चेंज हो गया और इसका नाम मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दैट इज नोन एज द एलानिन। क्लियर है? तो ये आपने पॉइंट माइंड में रखना है कि आर ग्रुप को वेरी करने से, आर ग्रुप को तब्दील करने से हमारे पास अमीनो एसिड की नेचर जो है वो चेंज होती है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ अमीनो एसिड एसेंशियल हो सकते हैं, कुछ हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो सकते हैं। कुछ अमीनो एसिड पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, कुछ पर चार्ज जो है वो नेगेटिव हो सकता है, कुछ अमीनो एसिड नॉन पोलर इन नेचर हो सकते हैं और बहुत सारे अमीनो एसिड आपके पास ऐसे हो सकते हैं जो कि पोलर इन नेचर हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपने पॉइंट्स माइंड में रखने हैं कि अमीनो एसिड कोई एक तरह का नहीं है, अमीनो एसिड पोलर भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड नॉन पोलर भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, अमीनो एसिड पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, अमीनो एसिड एसेंशियल भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट आपने स्टूडेंट यहाँ पे अपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं कि किसी भी प्रोटीन या किसी भी पॉलीमर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमारे अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड कैसे बनते हैं। और मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, कि हमारा पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। स्टूडेंट पहली बात जो एलेबोरेट करने वाली यहाँ पे वो ये है कि अब हमारा पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। पेप्टाइड बॉन्ड में याद रखिएगा हम उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान हो, दैट इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है? आपने ये पॉइंट माइंड में रखना है कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा हम उसको पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड बनते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के दौरान, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान भी बनता है, कार्बन फास्फेट के दरमियान भी बनता है, उसके बाद कार्बन और सल्फर के दरमियान भी बनता है। लेकिन वो बॉन्ड जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दे रहे हैं दैट इज नोन एज द कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड। तो देखना यह कि ये बॉन्ड कैसे बनता है। ये बॉन्ड उस वक्त बनेगा स्टूडेंट याद रखिएगा जब दो अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन सेंसेस का प्रोसेस होगा और हमारे पास वाटर के रिलीज होने से हमारे पास जब ये दो अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो पानी का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा और नया बनने वाला मॉलिक्यूल जो इनसे बनेगा और उन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको हम कार्बन और नाइट्रोजन यानी क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है? देखें ये एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैंने एक अमीनो एसिड लिया जिसका नाम स्टूडेंट मैंने रखा है दैट इज कॉल्ड द ग्लाइसिन। ये देखें सिंपल फार्मूला जो मैंने यहां पे लिखा है वही उठा के मैंने यहां पे लिख दिया। फार्मूले में देखिएगा अमीनो ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है और आपके पास क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये आपको सामने नजर आ रहा है। और मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन करूं
कि वो अमाइनो एसिड जिसमें अल्काइल ग्रुप यानी आर की जगह पे एच लगाओ तो उस अमाइनो एसिड का नाम क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा ग्लाइसिन, राइट, वो ग्लाइसिन होगा जी। अब देखिएगा हमने पहला फार्मूला लिखा ग्लाइसिन का, दूसरा फार्मूला मैंने इसी के सामने किस चीज का लिख दिया, मैंने एक और अमाइनो एसिड लिख दिया जिसका नाम मैंने क्या रखा है, दैट इज कॉल्ड एलानिन। यानी ये जो अमाइनो एसिड हमने यहाँ पे पढ़ा है उसी को मैंने यहाँ पे रखा है। और इसमें हुआ क्या है देखें, हमने कंडेंसेशन का प्रोसेस करवाया यानी डिहाइड्रेशन सेंसेस हो गया। और होगा क्या स्टूडेंट, अब इस पॉइंट पे आपने माइंड में रखना है कि कार्बोक्साइल ग्रुप में से OH ग्रुप चला जाएगा और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप में से H, ये OH और H जो है आपस में मिलके क्या रिलीज करवा देंगे, यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा किस चीज का, दैट इज द वाटर। यहाँ पे वाटर हो जाएगा और प्रोसेस कौन सा हुआ स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं दैट इज द कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को आपने क्या नाम देना है, दैट इज द कंडेंसेशन रिएक्शन, या इसको हम नाम देते हैं डिहाइड्रेशन सेंसेस। क्लियर है। तो हमारे पास जैसे ही वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो अब आपने ये माइंड में रखना है कि क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, स्केच फार्मूले के अंदर नजर आ रहा है कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। और स्टूडेंट इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड हमारा पेप्टाइड है। और यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है कि ये बॉन्ड दरअसल है तो पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डाईपेप्टाइड। अब व्हाट इज मेंट बाय डाईपेप्टाइड, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या डाईपेप्टाइड का मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड है या यहाँ पे वर्ड डाईपेप्टाइड उसने क्यों लिखा है। स्टूडेंट अगर एमसीक्यूज में ये बात पूछी जाए कि इस बॉन्ड का जो कि ग्लाइसिन और एलानिन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, ये तो है तो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे डाईपेप्टाइड का वर्ड क्यों लिखा हुआ है, तो आपने इसकी एलेबोरेशन में आपने ये बताना है एक्सप्लेनेशन में कि दरअसल क्योंकि ये बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के दरमियान बन रहा है, यहाँ पे अमाइनो एसिड को देख के इस बॉन्ड का नाम इन्होंने क्या रख दिया, डाई का रख दिया। डाई का मतलब होते हैं दो, और पेप्टाइड क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है और किसके दरमियान बन रहा है, बिटवीन द टू अमाइनो एसिड, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द डाईपेप्टाइड। इस वजह से यहाँ पे वर्ड डाईपेप्टाइड लिखा हुआ है। और इस डाईपेप्टाइड बॉन्ड के बनने के बाद जो नया मॉलिक्यूल बना है स्टूडेंट याद रखिएगा, हम उसको नाम दे रहे हैं दैट इज नोन एज द ग्लाइसिल एलानिन। अब व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लाइसिल एलानिन, सिंपल सी बात है कि हमारे पास यहाँ पे दो अमाइनो एसिड मिले, एक का नाम ग्लाइसिन है, दूसरे का नाम एलानिन है, दोनों के दरमियान कंडेंसेशन हुई, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन से, पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के दरमियान बना, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन से हमारे पास जो नया मॉलिक्यूल बना दैट इज नोन एज द ग्लाइसिल एलानिन। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने माइंड में रखना है कि किसी भी प्रोटीन के लॉन्ग पॉलीमर को बनाने के लिए, लंबी चेन को बनाने के लिए हमारे अमाइनो एसिड इस तरह से क्या करते जाएंगे, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाएंगे और हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो तैयार होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि प्रोटीन की डिफाइन क्या है, प्रोटीन है क्या चीज, हमारे ड्राई वेट के लिहाज से क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस पे लॉन्ग क्वेश्चन बाज दफा आ जाता है। अमाइनो एसिड क्या है, उसकी नेचर क्या है, अमाइनो एसिड कितनी तरह के होते हैं ये मैंने बताया, जनरल फार्मूला डिस्कस किया। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, इस पे शॉर्ट आता है कि आप जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड लिख दें। बाज दफा इस पे आ जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ये अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। बाज दफा जनरल फार्मूले में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ग्लाइसिन का फार्मूला बता दें या फिर एलानिन का फार्मूला बता दें। तो स्टूडेंट इस हवाले से आपको सारी हॉरो मैंने दे दी है, आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुन लेना है। कल इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इंशाल्लाह आपको वहां पे सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे मैं दे दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।